हेलो, आई एम सुमित कुमार गुप्ता एंड वेलकम ऑन स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। तो जो हम लोगों का लास्ट हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग कैसे क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो वो हम लोगों ने कंटेंट्स हम लोग इंट्रो में बताया था कि ये हमारे कंटेंट्स होंगे। तो ये जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक कन्फर्मर को, जो हमारे पास सैंपल है उसमें उसकी कंसंट्रेशन को या हम कहें उसके अमाउंट को बताएगा कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, किस कन्फर्मर का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैंने बात की थी आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी एक आइसोमेरिज्म है जिसका हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि या तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है या दूसरा फैक्टर क्या हो सकता था, उसका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता था। तो हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को दो तरह से डिवाइड किया था। एक हम लोगों ने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दूसरी हम लोगों ने बात की थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बताया था कि वो आइसोमर्स जो डिफरेंट हैं, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ड्यू टू कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो उनमें जो बॉन्ड्स बन रहे हैं डिफरेंट एटम के बीच बन रहा था। ठीक है, तो वो हमारे लिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। फिर हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की थी। तो देखो, हम लोग अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि हमारे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह से होता है। पहले हम लोगों ने बात की कि एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है। क्या होता है? एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है। और सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो क्या होता है, ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में बताया था कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है। क्या होता है? कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से? अगर हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमारे जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर स्टैटिक होते हैं, मीन टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होते, वो इनवेरिएबल होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में तो यहां पर रोटेशन, अगर हम बात करेंगे यहां पर रिजिड स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यहां पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होते हैं। क्या होता है? वेरिएबल होते हैं। क्या होता है? अगर हम बात करें ये जो हमारा सैंपल है जिसमें एक से ज़्यादा कन्फर्मेशनल आइसोमर है तो वो क्या होंगे? तो वो एक उनमें टाइम के साथ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर हमने कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात की तो देखो मैंने क्या कहा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। तो एक पेपर का पीस लिया, ये सिंगल एक कोई भी A4 साइज कोई भी एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, तो अगर हमने देखो, अगर हम इस प्लेन में एक पिन इस तरह से लगा दें, ठीक, अभी हम अगर इस प्लेन को फिक्स करें तो दूसरे प्लेन को रोटेट किया जा सकता है, या फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक पिन और लगाया, ये कर दिया। ये हम लोगों ने क्या किया? दो पिन लगा दिया। और ऐसा ही अरेंजमेंट हमने एक किया कि हमने इसमें क्या किया, एक सिंगल पिन लगाया। ये क्या है? एक सिंगल पिन लगाया। अब इन दोनों हमारे जो स्ट्रक्चर हैं इनमें से नीचे वाले प्लेन को दोनों का फिक्स कर दिया। और हमने क्या किया, हम ऊपर वाले प्लेन को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ऊपर वाले प्लेन को रोटेट करना चाह रहे हैं। इसको हमने फिक्स किया, इसको रोटेट करना चाह रहे थे, पर यहां पर इन दो पिन के वजह से यहां पर रिजिड रोटेशन है। क्या है? रिजिड। ये स्ट्रक्चर, ये हमारे दोनों प्लेन रिजिड हो गए, या हम क्या कहेंगे, या हम कहेंगे कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या है? यहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या है? यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। लेकिन अगर हम इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस प्लेन के फ्री रोटेशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या है? यहां पर फ्री रोटेशन है। यहां पे क्या है? फ्री रोटेशन है। क्लियर है ना? यहां पे क्या है? यहां पे फ्री रोटेशन है।
तो अगर अगर हम क्या करना चाहें, अगर हम इसे रोटेट करना चाहें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम इसे इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करना चाह रहे होते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें एटलीस्ट एक किसी भी इस पिन को निकालना पड़ता या इसे ब्रेक करना होता यहां से। जब ये ब्रेक हो जाता तो ये सिंगल एक पिन बचता, इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर देते। और यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, फ्री रोटेशन हो सकता है एक पिन के रिस्पेक्ट में। अब इस एनालॉजी को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर कुछ है, ठीक है, सेम यही चीज हो गई। तो अब देखो, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर हम इस देखो यहां पर ए वी और यहां पे क्या है सी और डी कर दें, अगर हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा रोटेट हो जाए और हम क्या कर दें, एक को फिक्स कर दो ए वी और ये क्या है, ये यहां पर डी और यहां पे सी, हम इसे चेंज करना चाह रहे हो, तो ऐसा चेंज पॉसिबल नहीं है रोटेशन के थ्रू जब तक कि इनमें से किसी एक कार्बन बॉन्ड को ब्रेक ना कर दें। अब एक बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। नेचुरली अगर हम रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर यह पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अगर रूम टेम्परेचर पर यह पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रूम टेम्परेचर पर ये दो स्ट्रक्चर हमें एक साथ नहीं मिलेंगे सैंपल में, कि बाहर से हम कोई भी चेंज ना करें, और एक टाइम के साथ एक इनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। मीन फॉर एग्जांपल हमने ये सैंपल में ये लिया, हमें कुछ टाइम बाद ऐसा हो कि सैंपल में ये भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां फ्री रोटेशन नहीं होगा। इसमें कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट वन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी अमाउंट कंसिडरेबल होता है, इतना होता है कि वो रूम टेम्परेचर पर खुद से फिजिबली कन्वर्ट नहीं होगा। ये हमारा किसमें, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में। पर वहीं अगर हम बात करें इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहां पर कोई हमारे ग्रुप लगे हुए हैं और हमें अगर इसे रोटेट करना होगा तो हमें इसके रोटेशन में क्या होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। रोटेशन होगा कुछ एनर्जी का, कोई स्टेबल हो सकता है, कोई कन्फर्मर दूसरा उसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल हो सकता है। तो यहां पर दो कन्फर्मर की अगर हम बात करें उनके बीच एनर्जी गैप कम होता है। ठीक, अगर एनर्जी गैप कम होता है तो रूम टेम्परेचर पर कुछ अमाउंट में हमें एक कन्फर्मर में भी मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा। तो यहां पर कन्फर्मर्स के बीच इक्विलिब्रियम होगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में, तो एक कोई स्पेसिफिक कन्फर्मर होगा, वो रूम टेम्परेचर पर किसी दूसरे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और यहां पे अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो यहां पे अब फर्क क्या है, यहां पर जो हमारे स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है। वो कैसे है, वो स्टैटिक है। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, यहां पर स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है। यहां पर कार्बन कार्बन या किसी भी और कार्बन दूसरे एटम के बीच फ्री रोटेशन होगा। और वो रोटेशनल जो रोटेशनल कन्फर्मेशन है, उनके बीच एनर्जी गैप कम है, तो रूम टेम्परेचर पर भी वो रोटेट होते रहेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी अभी हम मॉलिक्यूल को लेंगे तो उसमें कई सारे कन्फर्मर बनेंगे, उनमें से देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम में कौन कौन से कन्फर्मर किस अमाउंट में पाए जाएंगे, तो कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस चीज़ को डिफाइन करेगा। हम लोग ये सब डिस्कस करना है इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक, तो ये समझ आया कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें हम फ्री रोटेशन, मॉलिक्यूल में फ्री रोटेशन की बात करेंगे, कार्बन कार्बन या कार्बन दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के देखेंगे। फिर हमने कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है, इसमें हम लोग एसाइक्लिक साइक्लिक सारे सिस्टम पढ़ेंगे, फ्यूज सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे रोटेशन होगा, कैसे हम लोग एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में कन्वर्ट होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ आई। अब एक चीज जो हमेशा कही जाती है क्या, कि नेचर में क्या है, जितनी भी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जितना अगर हम नेचर की बात करें, नेचर की जो टेंडेंसी है वो स्टेबिलिटी, अगर नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो स्टेबिलिटी होने के लिए। ठीक है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, नेचर की टेंडेंसी है स्टेबिलिटी की तरफ जाना। ठीक, अब देखो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी,
किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम बात करते हैं कि किस सिस्टम की, किस हमारे मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे कम है। जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, ये समझ आया। तो अब देखेंगे हम लोग इसके साथ कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। स्टेबिलिटी को कम कर देने का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। एनर्जी कब बढ़ेगी? जब रिपल्सन डोमिनेट कर रहा होगा, जब रिपल्सन फोर्स काम कर रहा होगा। और स्टेबिलिटी कब होती है? जब अट्रैक्शन आता है। ठीक, वो अट्रैक्शन कहां पे आएगा? कौन से फैक्टर्स होंगे जो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात करेंगे, तो हम लोग वो चीज इस सिलेबस में सीखेंगे। ठीक, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। हम लोग बात करेंगे क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। हम लोग दो फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी भी सैंपल में कन्फर्मर की अमाउंट को बताएगा। वो उसको एक्सप्लेन करेगा कि वो अमाउंट में ज्यादा क्यों है दूसरे के रिलेटिव में। ठीक है, तो पहली चीज सिस्टम में सबसे ज्यादा नेचुरली क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे जहां पर एनर्जी के बारे में पता चलेगा कि इस सिस्टम में एनर्जी अट्रैक्शन है या रिपल्सन डोमिनेट कर रही है, तो वो चीज। तो हम लोग बात करते हैं, देखो दो फैक्टर्स की बात करेंगे। हम बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर की। किसकी बात करते हैं? स्टेरिक फैक्टर की। और सेकंड हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीन कूलाम्बिक अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात करेंगे। कि अगर हम बात करें कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, सेम चार्ज है, रिपल्सन होगा। अपोजिट चार्ज होंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के पास आएगा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा स्टेबल होंगे। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे, रिपल्सन होगा, अनस्टेबल होगा सिस्टम। ठीक, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करें। हमने क्या बात कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की। अब बात करते हैं हम लोग स्टेरिक फैक्टर की। हम लोग किसकी बात करते हैं? स्टेरिक फैक्टर की। और जब स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं तो हम लोग स्टेरिक फैक्टर में ही बात किसकी करते हैं? ये हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेरिक फैक्टर की। स्टेरिक फैक्टर की। ठीक, हम एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल को समझते हैं। देखो पहले हमने एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लिया। फॉर एग्जांपल हमने C2H6 ले लिया। ठीक है, तो हमने जैसे हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, तीन हाइड्रोजन इस तरह से इनके साथ लगे हैं। तीन हाइड्रोजन इस तरह से लगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, तो हम लोग देखो हम लोग इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना देते हैं। वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन, 4 5 6। ठीक, अब स्टेरिक फैक्टर में देखो कितने फैक्टर्स होते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। पहली चीज, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या होते हैं? उनके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होता है? वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन में क्या होगा? जैसे देखो कोई भी बॉन्ड, जैसे इस कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच, अगर हम इस कार्बन की बात करें, हम इस कार्बन और इस कार्बन एटम की बात करें, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो क्या ये बॉन्ड रिजिड है? नहीं, ये कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस हैं। दोनों क्या करेंगे? एक स्प्रिंग के दो अलग अलग जो लास्ट है हमारे, उनकी तरह बिहेव करेंगे। ये बॉन्ड हमारे लिए, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे लिए रिजिड ना होके एज अ स्प्रिंग है। ये क्या होता है? ये पास भी आते हैं और ये दूर भी जाते हैं। मीन इसमें स्ट्रेचिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रेचिंग
ये एक्सपेंड करेगा बॉन्ड एक मीन पोजीशन से और कंप्रेस होगा। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो इससे लगे हुए ग्रुप इससे दूर जाएंगे। जब ये कंप्रेस करेगा तो इससे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात होगी कि कहां पर अट्रैक्शन कम ज्यादा हो गया, रिपल्सन कम हो गया। तो अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें, ऐसे ही हम लोग बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग की बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऐसे ही मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूं। ये बेंडिंग की बात करते हैं तो ये देखो, ये बेंड होके पास में भी आ सकते हैं और क्या हो सकता है, ये दूर भी जा सकते हैं। जब पास आ जाएंगे, जब एक दूसरे के पास आएंगे, बेंडिंग होगी। अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, ऐसे में जो रिपल्सन है वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसमें हम लोग बॉन्ड के फैक्टर के फॉर्म में बॉन्ड की बात करेंगे। हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, यहां पर बॉन्ड एंगल बदल रहा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ बदल रहा है, इनकी बात करेंगे। हम लोग टॉर्सियोनल एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इन फैक्टर्स की बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर में। तो जब हम स्टेरिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोगों ने क्या कहा, पहले हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हम लोगों ने बात की बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल की। सेकेंड हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल के बाद बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ की। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्सियोनल एंगल की, टॉर्सियोनल एंगल की, टॉर्सियोनल एंगल की। फोर्थ हम लोग बात कर रहे हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, टॉर्सियोनल एंगल। ठीक, अब टॉर्सियोनल एंगल की बात करेंगे। ये सब चीजें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होगा। तो नॉन बॉन्डेड कौन से होंगे, जैसे कुछ ने बॉन्ड बना लिया, बाकी कुछ क्या है, नॉन बॉन्डेड है। जिनने बॉन्ड नहीं बनाया तो ऐसे लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा, तो वो नॉन बॉन्डेड की बात करेंगे। तो ठीक, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे थे, हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्सियोनल एंगल की। ठीक, अगर हम देखो यहां पर इसका एक स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, हम लोगों ने सीखा था क्या, ये देखो हाइड्रोजन एक फ्रंट कार्बन है, बैक कार्बन पे स्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ठीक, तो ये बॉन्ड के जस्ट पीछे, इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये 0 डिग्री पर है, तो ये टॉर्सियोनल एंगल कितना है, 0। तो ये कैसे रोटेट करेगा पीछे वाले को, अगर हम रोटेट करते जाएं तो 0 से कितना 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 ऐसे करके रोटेट करता जाएगा। तो एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड मीन एंगल बिटवीन दिस फ्रंट कार्बन एंड एंगल बिटवीन दिस बॉन्ड एंड बैक कार्बन, दिस इज थीटा। थीटा अल्फा कुछ भी नोटेशन दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये है, ये भी अफेक्ट करेगा कि जब एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्सन होगा। एक चीज और, हमेशा ये नहीं, देखो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये चीज समझ आए। पहले यहां पर हम लोग जब बात कर रहे हैं टॉर्सियोनल एंगल की, तो हमें इस एंगल की बात करनी है। बॉन्ड लेंथ की बात कर लिए, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो किसी भी सेंट्रल एटम से दो जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं उनके बीच बॉन्ड की बात करेंगे। इस तरह से बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। बॉन्ड लेंथ हमें पता है किसकी बात कर रहे हैं, और फिर इसके बाद नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, देखो बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल में भी हम लोग बेंडिंग की बात कर रहे हैं, वो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वो भी वाइब्रेशंस है, तो इसमें भी मतलब वाइब्रेशनल, बॉन्ड एंगल में भी क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो रहा है, वाइब्रेशनल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। क्या हो, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए तो हमें पता ही है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए अगर हम किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना। तो हम लोग उसकी बात करेंगे, एनर्जी किसकी आती है। ठीक, तो हम लोग देखो इस चीज समझ आ गई।
तो अब देखते हैं, अगर हमने बॉन्ड एंगल की बात करी, पहले ये चीज हो गई, इतने फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे किसी भी सैंपल में कौन सा कन्फर्मर डोमिनेट करना है, किसका अमाउंट ज्यादा रहेगा सैंपल में, इक्विलिब्रियम किस कन्फर्मर की तरह शिफ्ट रहेगा, ये फैक्टर्स बताएंगे। ठीक है, तो पहली चीज, जितने भी कन्फर्मर हैं, कोई भी जैसे हम बात करें किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी कन्फर्मर होंगे, ठीक है, तो उनमें से एक सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा। तो हम जो एनर्जी मेजर करेंगे हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम एब्सोल्यूट एनर्जी मेजर नहीं करेंगे, हम दो कन्फर्मर के बीच चेंज इन एनर्जी फॉर टू कन्फर्मर हम वो मेजर करेंगे। तो हम जो सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर है तो उसकी एनर्जी की बात करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में जो कम अनस्टेबल हमारा कन्फर्मर है उसकी एनर्जी क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो देखो बॉन्ड एंगल की बात की तो हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे कि बॉन्ड लेंथ जो हमारे एनर्जी है कन्फर्मर की, वो एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर, जब बॉन्ड लेंथ जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर की है और उससे अनस्टेबल कन्फर्मर की है, उनके बीच क्या डिफरेंस है, ये टॉर्सनल एंगल की बात करेंगे और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये फैक्टर्स, हाँ, अब एक चीज कि जब हम लोग कन्फर्मर की बात करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात करेंगे और उनका हम लोग अमाउंट फिक्स करेंगे, है ना, कि कौन कितने अमाउंट में होगा, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और स्टेरिक फैक्टर की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जितने पास आएंगे तो रिपल्सन होगा, है ना, एक दूसरे से दूर रहेंगे तो रिपल्सन नहीं होगा। अब स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं, तो स्टेरिक फैक्टर में हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऐसे इंटरेक्शंस की, जैसे वैन डर वाल्स इंटरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनकी नेचर की बात करेंगे। अब आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर हो रही होगी वो हमारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब बात आती है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन की, तो क्या वैन डर वाल इंटरेक्शन पास आने पर, किसी दो ग्रुप के पास आने पर ज्यादा होगा, मीन वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम वैन डर वाल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैन डर वाल इंटरेक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की। दो ग्रुप हैं एक दूसरे के, जब एक पोजीशन से, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्रुप की यहां पर पोजीशन को फिक्स किया, दूसरा ग्रुप यहां से आ रहा है, तो इनके बीच इंटरेक्शन होता जा रहा है, और एक ऑप्टिमाइज पोजीशन पर आने के बाद ही उनमें रिपल्सन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है तो उनमें वैन डर वाल रिपल्सन नहीं हो रहा होगा। वैन डर वाल इंटरेक्शन में रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो उनमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कब होगा, जब वो एक ऑप्टिमाइज पोजीशन पर होंगे। कहां पर होंगे, जब वो एक ऑप्टिमाइज पोजीशन पर होंगे। वो एक दूसरे से दूर हैं तो जरूरी नहीं वो स्टेबल हैं, वो एक दूसरे के पास आकर उससे ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। अक्सर लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को लगता है कि जो कन्फर्मर है, जो एक दूसरे में ग्रुप सबसे ज्यादा दूर होंगे वही स्टेबल होंगे, पर अभी हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहां देखेंगे जिनमें अभी हम लोग जो बात करेंगे इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गाउचे फॉर्म की, तो हम देखेंगे गाउचे डोमिनेट कर जाएगा। तो कैसे ऐसे जो हमारे एक्सपेक्टेड हैं, जो हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड है कि इसका ये वाला कन्फर्मर स्टेबल होना चाहिए, पर उससे ज्यादा स्टेबल कोई और कन्फर्मर होगा, वो कहां क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे जो ग्रुप हैं वो उस टाइम सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज पोजीशन पर बैठे हैं, उस ऑप्टिमाइज पोजीशन पर बैठे हैं जहां पर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है और रिपल्सन कम है। क्लियर? तो हम लोगों ने ये बात की कि ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि क्या कन्फर्मर है।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट कन्फर्मर। ठीक, सबसे ज्यादा सिंपल कन्फर्मर। ठीक, अब एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है एथेन क्या होता है, C2H6। पहली चीज, इसमें क्या है, 2 कार्बन और 3 क्या है, 3 हाइड्रोजन। एक एक कन्फर्मर को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी स्टेबिलिटी को समझते जाना है। ठीक, हमने बात की 2 कार्बन है, एक हमारा कार्बन 1 ये है, कार्बन 2 ये है, और ये हमारे उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक, तो हम जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, वो किस किस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो कार्बन 1 और कार्बन 2 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हम दूसरी तरीके से देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारा फ्रंट कार्बन है, ये इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए। बैक कार्बन ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए 1 कार्बन है, और पीछे ये हमारे लिए क्या है, 2 कार्बन है, और 2 दूसरे कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब ये 3 हाइड्रोजन देखो, अभी हम इसके जस्ट पीछे लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, जस्ट पीछे लगा दे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो हाइड्रोजन है हमारे जस्ट पीछे लगा दिया। ठीक है, मीन इसका मतलब क्या है कि इसमें जो टॉर्सनल एंगल है, क्या है, टॉर्सनल एंगल है, वो कितना है, वो 0। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक कार्बन को फिक्स करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमने कार्बन 1 को फिक्स किया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो हम लोग कहेंगे कि फ्री रोटेशन हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे फिक्स कर रहे हैं और इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक, हमने 60 डिग्री का रोटेशन किया। हमने क्या किया, हमने 60 डिग्री का रोटेशन किया। हम 20, 30, 40, 50 कोई भी रोटेशन कर सकते हैं, 60, 70, 80। तो हम एक फिक्स करते चले जा रहे हैं। ठीक, तो हमने 60 किया, तो 60 किया तो पहला फर्स्ट कार्बन है, वो वहां पर हाइड्रोजन जो लगे हुए थे वो अपनी पोजीशन पर यहीं लगे रहेंगे। यहां पर 60 डिग्री का रोटेशन हुआ, जैसे ही 60 डिग्री का रोटेशन हुआ, इनका डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, ये देखो, इनके बीच डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया, इनके बीच डाइहेड्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल। फिर से वापस से 60 डिग्री रोटेट करेंगे, वापस से 60 डिग्री रोटेट कर दो। अगर वापस से 60 डिग्री रोटेट करने पर ये क्या हो जाएगा, ये देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये फिक्स है, और यहां पे 60 डिग्री रोटेट करने पर ये हाइड्रोजन यहां आ गया, ये हाइड्रोजन यहां आ गया, और ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहां पे आ गया। हो गया, तो वापस से इसी जैसा हो गया। तो एथेन, अगर हम एथेन की बात करेंगे तो एथेन में 2 कन्फर्मर मिल रहे हैं। हम 60 और 0 की बात करते हैं। ठीक है, 180 की बात कर दो, कोई भी ऐसे इनके बीच 180 60 कुछ भी, तो 2 कन्फर्मर है। 2 कन्फर्मर कौन कौन से, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट पीछे है, मीन इनके बीच डाइहेड्रल एंगल 0 है, और यहां पर डाइहेड्रल एंगल 60 है। तो 2 कन्फर्मर मिलेंगे। जहां पर डाइहेड्रल एंगल 0 है, ऐसे कन्फर्मर को इक्लिप्स्ड कन्फर्मर कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ठीक, और जहां पर ये जो हमारा डाइहेड्रल एंगल 60 है, इसको कहेंगे, सॉरी, स्टैगर्ड कन्फर्मर। स्टैगर्ड कन्फर्मर। ठीक है, क्लियर है, ये चीज होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से, देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, डाइहेड्रल एंगल की बात करेंगे।
हम स्टेरिक फैक्टर्स की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें, ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम थ्योरेटिकल डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होता है। ठीक, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, अगर हम इसमें इक्लिप्स कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो डिस्टेंस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच डिस्टेंस है, इसकी बात करें तो ये लगभग कितनी है? 0.23 एंगस्ट्रॉम। और वांडरवाल्स जो रेडियस होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, वो होती है कितनी? 0.24 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वांडरवाल जो रेडियस होती है, वांडरवाल डिस्टेंस होती है, वो ऑप्टिमाइज पोजीशन होती है जहां पर वो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा फील करते हैं। उससे ज्यादा दूर होने पर अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। 0.23 से 0.24 से पास आने पर वो रिपल्सन फील करने लगेंगे जैसे जैसे पास आते जाएंगे। तो यहां पर डिस्टेंस 0.23 है इक्लिप्स कन्फर्मर में, और अगर हम बात करें कि वांडरवाल रेडियस कितनी थी, वो 0.24 थी। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए एनर्जी पर, किसका? 0.24 0.23 के बीच की डिस्टेंस का। ठीक, समझ आया? तो ये कौन सा किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? एक दूसरे के पास आ गए हैं ये फैक्टर, एक दूसरे के पास आने के फैक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर कहां काम कर रहा है? 0.24 उसका वांडरवाल डिस्टेंस था, जहां पर वो ऑप्टिमाइज पोजीशन थी, जहां पर इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा था, पर ये हाइड्रोजन 0.23 पर आ गए हैं, इसलिए यहां पर कुछ एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की। कहां पर? जब एक दूसरे के पास होंगे। ये ज्यादा स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर है, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन वांडरवाल डिस्टेंस से पास आ गए। ठीक, तो जो इन दोनों कन्फर्मर के बीच हम एनर्जी गैप की बात करते हैं, तो देखो वो एनर्जी गैप लगभग 12 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा, ये इन दोनों में स्टेबल कन्फर्मर है। ये क्या है? ये स्टेबल कन्फर्मर है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इन इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन। इनको क्या बोल देंगे? इनको बोलेंगे ये इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का इक्लिप्स्ड इंटरेक्शन। और यहां पर ऐसा है नहीं। तो देखो, पहली चीज, पहला पॉइंट कि हम जो मेथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन इनके बीच की जो 60 डिग्री पर अगर एक दूसरे के आ जाएंगे, इनको बोलते हैं गाउची इंटरेक्शन। अगर ये होंगे तो वो इग्नोर कर देंगे, मीन इन हाइड्रोजन के बीच कोई रिपल्सन नहीं होगा। ऐसा हम एजम्पशन मान लेते हैं, ऐसा हम, क्योंकि एक दूसरे से इतनी इनफ दूरी पर हैं जहां पर उनके बीच रिपल्सन नहीं होगा। ठीक, तो हम क्या मानते हैं? हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्या? हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन, अगर ये गाउची इंटरेक्शन है। क्या है? गाउची इंटरेक्शन। हम इनको कंसीडर नहीं करते, हम इनको इग्नोर कर देते। तो यहां पर तो रिपल्सन होगा ही नहीं। अभी हम क्या यहां पे इनमें रिपल्सन है नहीं, पर यहां पर इक्लिप्स इंटरेक्शन है। जो वैल्यू मेजर की गई है लगभग पर हाइड्रोजन इक्लिप्स इंटरेक्शन इज 4 किलो जूल पर मोल। यहां पर हाइड्रोजन के बीच 4 किलो जूल पर मोल, यहां पे क्या है? 4 किलो जूल पर मोल। टोटल 12 किलो जूल एनर्जी थी इनके बीच डिफरेंस। वो किसकी वजह से? यहां पर कोई इक्लिप्स इंटरेक्शन नहीं है, यहां पर 3 इक्लिप्स इंटरेक्शन है। तो लगभग एक हाइड्रोजन का इक्लिप्स इंटरेक्शन 4 किलो जूल एनर्जी पर मोल को कंट्रीब्यूट करता है। यानी इक्लिप्स कन्फर्मर हैज almost 12 kilojoule in per mole eclipsed conformer has 12 kilojoule per mole energy than
स्टैगर्ड कन्फर्मर। क्लियर? तो इसकी 12 किलो जूल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इसके पास 3 इक्लिप्स कन्फर्मर है, तो एक इक्लिप्स कन्फर्मर की जो एनर्जी है, जो रिपल्सन एनर्जी है, वो लगभग 4 किलो जूल पर मोल है। ठीक। अभी एक चीज और, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस कितनी है? 0.23, और वॉन्डरवॉल जो वॉन्डरवॉल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.24। तो बहुत इतनी ज्यादा नहीं थी कि ये 12 किलो जूल का एनर्जी गैप हो। तो ये जो एनर्जी गैप है 12 किलो जूल का, यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स जो इंटरेक्शन है वो स्टेरिक से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। तो यहां पर कौन से दो फैक्टर हैं? स्टेरिक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। तो ऑलमोस्ट 10% जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है 12 किलो जूल पर मोल का, उसका सिर्फ 10% स्टेरिक फैक्टर की वजह से है, बाकी 90% किसके वजह से है? उसके 90% किसके वजह से? उसके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो ये समझ आया कि कैसे एथेन के दो कन्फर्मर हुए, कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में हम फ्री रोटेशन की बात करते हैं। हमने 60 डिग्री रोटेट किया तो उसमें हमने देखा कि दो हमारे कन्फर्मर बन गए, एक इक्लिप्स्ड है, एक स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कन्फर्मर। इक्लिप्स कन्फर्मर की एनर्जी लगभग 12 किलो जूल पर मोल स्टैगर्ड से ज़्यादा है। उसमें 3 इक्लिप्स इंट्रैक्शन है जिनको हमने एनर्जी कंट्रीब्यूट की, तो हमने कहा 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी एक इक्लिप्स इंट्रैक्शन की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स इंट्रैक्शन की है। और वो अगर हम फिर बात करते हैं वॉन्डरवॉल डिस्टेंस और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डिस्टेंस की बात, तो हम लोग कहते हैं लगभग पास है। तो हम लोग कहते हैं कि जो लगभग 10% का एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो स्टेरिक फैक्टर की वजह से है, बाकी 90% जो एनर्जी गैप यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से। तो ये हमारा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था डिस्कस करने का कि कन्फर्मर क्या होते हैं, उनमें एनर्जी गैप कैसे बात करेंगे, कैसे ये हमें मिल रहे हैं। ठीक। तो जब हमारे पास, अगर हम एथेन की बात करेंगे, तो हमारे पास अगर एक सैंपल है, अगर हमारे पास एक किसी एथेन का अमाउंट कहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसमें इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दोनों कन्फर्मर होंगे। इस पर स्टैगर्ड कन्फर्मर ज़्यादा होगा अमाउंट में, क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है इक्लिप्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये दो कन्फर्मर हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन कौन से इंटरेक्शन बात कर रहे थे, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक। तो आने वाले लेक्चर्स में अभी हम लोगों ने एक सिंपलेस्ट एथेन की बात की, अभी हम लोग एथेन के बाद प्रोपेन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोटॉन की बात करेंगे, ब्यूटेन की बात करेंगे, हम लोग साइक्लिक सिस्टम की बात करेंगे। तो हम लोग बहुत सारी कन्फर्मेशनल एनालिसिस डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू।